हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं द नॉलेज वॉटिक्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप पीडीएफ और लिंक देख सकते हैं, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम है आमिना फतेह और आज अपन करने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पहले अपन ने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से पहले अपन ने यहाँ पे प्रीएम्बल कवर किया है। प्रीएम्बल के वीडियो की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वो आप जा कर के देख सकते हैं। शेड्यूल जो है उसकी वीडियो बनी हुई है, वो भी मैं नीचे लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, आज अपन करने वाले फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में आती है? फंडामेंटल ड्यूटी आती है पार्ट 4A। पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी है। अब इससे पहले वाले पार्ट्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या है? पार्ट 2 है सिटीजनशिप, है ना। क्या है पार्ट 2? सिटीजनशिप। पार्ट 3 सबको पता है, पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 है डीपीएसपी, करेक्ट। एंड पार्ट 4A क्या है? पार्ट 4 है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को आज अपन कंप्लीटली कवर करेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट दो आपस में क्या है? को रिलेटिव है एंड इनसेपरेबल है। क्या मतलब है? आपस में रिलेटेड है और इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज किसके लिए है? फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब ये कि जो भी सिटीजन्स हैं, है ना, यानी कि जो भी अपने सिटीजन्स हैं, अपन सब हैं, अपने देश के प्रति एक कर्तव्य बनता है, एक ड्यूटी बनती है। वो क्या ड्यूटीज़ है? वो सब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर इंक्लूड है। अब पार्ट 4A चीज़ जो है वो क्या डिनोट करती है? अमेंडमेंट को, है ना, अमेंडमेंट को डिनोट करती है। अमेंडमेंट क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटी को नहीं ऐड किया गया था, लेकिन बाद में इसकी जो महत्वता है उसको देखते हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया एज पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करने पे आप कोर्ट में उसके लिए, है ना, जस्टिस मांग सकते हो। इसका मतलब ये है कि वो जस्टिसिएबल है, एनफोर्सिएबल है। लेकिन वेयर एज ऑन द अदर साइड फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसिएबल है एंड नॉन एनफोर्सिएबल है, राइट। अब क्या है? पार्ट 4 जो है वो क्या है? डीपीएसपी। पार्ट 4 डीपीएसपी का लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 51 और फंडामेंटल ड्यूटी के पार्ट 4A, है ना। फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? पार्ट 4A। इसका आर्टिकल क्या है? इसके अंदर एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A के अंदर 11 क्लॉजेज है। क्या है? 11 क्लॉजेज। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटी के पॉइंट्स सिर्फ आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं। आर्टिकल 51A क्लॉज A, आर्टिकल 51A क्लॉज A B C D ऐसे K तक, यानी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब ओरिजिनली अगर देखा जाए तो जब फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड की गई तो उसके अंदर सिर्फ 10 प्रोविजंस थे। कितने थे? सिर्फ 10 प्रोविजंस थे। लेकिन बाद में वापस अमेंडमेंट के द्वारा इसके अंदर एक और प्रोविजन ऐड किया गया। वो क्या है, कैसे है, वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है वो क्या है? वो ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपन ने किससे इंस्पायर होकर के यहाँ पे ऐड की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। एज वी ऑल नो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें बोरो की है और उसे अपने नीड के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है ना। तो यहाँ पे जो अपना फंडामेंटल ड्यूटी है ये वाला अपन ने किससे इंस्पायर होकर के किया है? अपन ने अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी कि पहले का जो रशिया और उसके एलाइज हैं, है ना, उनसे इंस्पायर होकर के, जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था उससे इंस्पायर होकर के अपन ने फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया है।
जबकि जो दूसरी कंट्रीज़ है यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं अपनाया है। सिर्फ जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को महत्वता दी है। अब बात करते हैं अपन स्वर्ण सिंह कमेटी की। ओके, स्वर्ण सिंह कमेटी क्या है, क्यों अपन उनको पढ़ेंगे, क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी और उनकी रिकमेंडेशंस की वजह से, है ना, उनकी रिकमेंडेशन की वजह से 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ऐसा ये मतलब नहीं है कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो कुछ भी रिकमेंड किया हर एक चीज़ को माना गया हो, नहीं, हर एक चीज़ को नहीं माना गया। काफ़ी सारी ऐसी रिकमेंडेशंस हैं जिनको नहीं माना गया। जैसे कि क्या, तो पहली रिकमेंडेशन ये थी कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है अगर फंडामेंटल ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया गया या फंडामेंटल ड्यूटी को फॉलो करने से कोई किसी ने रिफ्यूज़ कर दिया तो उसको पेनल्टी या पनिशमेंट मिलेगी पार्लियामेंट द्वारा। पार्लियामेंट क्या करेगा, पेनल्टी लगाएगा या उसको पनिश करेगा। लेकिन ये चीज़ नहीं मानी गई, ये वाली रिकमेंडेशन नहीं मानी गई। दूसरी क्या रिकमेंडेशन थी, दूसरी रिकमेंडेशन ये थी कि पार्लियामेंट अगर पनिश करेगा या पेनल्टी लगाएगा तो उस पर किसी भी टाइप का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, है ना, कि कोई भी कोर्ट में किसी भी यानी कि इन्फ्रिंजमेंट, है ना, या इन्फ्रिंजमेंट यानी कि लॉ तोड़ने के ग्राउंड पे या फिर कोई कंसिस्टेंसी ना होने के ग्राउंड पे, है ना, इन सब चीज़ों के ऊपर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट में इसको नहीं घसीट सकते हो, नहीं बुला सकते हो। तो ये वाली रिकमेंडेशन भी नहीं मानी गई स्वर्ण सिंह कमेटी की। तीसरी रिकमेंडेशन जो कि मानी जानी चाहिए थी वो क्या थी कि सिटीज़न का ये फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि एक सिटीज़न की ड्यूटी बनती है कि वो टैक्स को पे करे। क्या करे, टैक्स पे करे, ये होना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ को भी नहीं माना गया, ठीक है। तो ये 3 रिकमेंडेशन जो स्वर्ण सिंह कमेटी की थी इसको नहीं माना गया। कौन कौन सी, पार्लियामेंट पेनल्टी कर सकता है, पार्लियामेंट पनिश और पेनल्टी करेगा तो यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट यानी लॉ तोड़ने के नाम पे या फंडामेंटल राइट के लॉ तोड़ने के नाम पे या फिर जो इनकन्सिस्टेंसी है उनके नाम पे यहाँ पे पार्लियामेंट पनिश कर सकता, पार्लियामेंट जो भी पनिशमेंट चुनेगा उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, नहीं, ये बात रिकमेंडेशन को नहीं ये इस रिकमेंडेशन को नहीं माना गया। थर्ड चीज़ टैक्स पे वाली, ये हो गई बात। अब अपन बात करते हैं मेन जो अपन यहाँ करने आए हैं, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं, 11 कौन से क्लॉजेज हैं उनकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। ओके, अगेन लिस्ट है यहाँ पे, क्या है, आर्टिकल 51A क्लॉज ए क्या बोलता है, आर्टिकल 51A क्लॉज ए ये बात करता है कि हमें जो अपने नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। अपने जो आइडियल और इंस्टीट्यूशंस है इन सब की क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। आर्टिकल 51A क्लॉज बी क्या कहता है, क्लॉज बी ये कहता है कि जो नोबल आइडियल्स हैं, नोबल आइडियल्स को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। क्या नोबल आइडियल्स, नहीं पता, ठीक है, इस शब्द को याद रखेंगे कि नहीं पता, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे बोला गया है कि नोबल आइडियल्स जो कि नेशनल स्ट्रगल से इंस्पायर थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, उनसे इंस्पायर थे या जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको हमें यहाँ चेरिश करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ बोली गई है। आर्टिकल 51A क्लॉज सी, आर्टिकल 51A क्लॉज सी क्या कहता है कि हमें अपनी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है। क्या कहता है, सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। डी, क्लॉज डी, आर्टिकल 51A क्लॉज डी क्या कहता है कि जब भी हमें हमारी कंट्री नेशनल सर्विस के लिए बुलाए, यानी कि हमें हमारी कंट्री को जब डिफेंड करना होगा, है ना, और हमें हमारे देश को जब हमारी ज़रूरत होगी तो हम उन्हें सर्व करेंगे, ये हमारी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नेशनल सर्विस, ओके, जब यहाँ पे डिफेंड करना होगा कंट्री को, जब हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत होगी तो हम उन्हें नेशनल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करनी चाहिए, जो ड्यूटी है हमारी वो ये करनी चाहिए।
आर्टिकल 51A क्लॉज ई, ई क्या है? प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड, प्रमोट हार्मनी एंड कॉमन ब्रदरहुड। ये वाला पॉइंट अपन ने कहाँ पढ़ा है? ये वाला पॉइंट अपन ने पढ़ा है प्रीएम्बल के अंदर। जिन्होंने प्रीएम्बल वाला वीडियो नहीं देखा है उसकी यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जा करके देखिए। बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिटेल वीडियो है। आपको अगर सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए उसको यूज़ करना है, आपको पता है प्रीएम्बल इन डिटेल, तो आप उसकी स्पीड बढ़ा करके वो वीडियो देखना, लेकिन देखना ज़रूर। ओके, तो यहाँ पे क्या है? क्लॉज ई क्या कहता है? हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड। प्रीएम्बल के अंदर कहाँ आता है? किसमें पढ़ा है अपन ने? फ्रेटर्निटी के अंदर पढ़ा है। किसमें? फ्रेटर्निटी, है ना। अब अपन यहीं पे रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो प्रीएम्बल के अपन ने कीवर्ड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? सोवराइनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, 3S and D and R, which means democratic and republic. सोवराइन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है? जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। अब क्या है यहाँ पे? अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ अपने पास आएगी EF, है ना। 51A क्लॉज F क्या कहता है? कि हमें हमारा जो रिच हेरिटेज है, हमारी कंट्री का जो रिच हेरिटेज है, कल्चर है, उसको हमें क्या करना है? उसको हमें प्रिजर्व करके रखना है। हमारे कंपोजिट कल्चर को, अब कंपोजिट कल्चर को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। क्या मतलब होगा? कोई इजी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ नहीं की गई है ना। तो यहाँ पर रिच हेरिटेज को हमें प्रिजर्व करके रखना है, ये बात हमें समझ आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्लॉज F, EFG, ठीक है। क्लॉज G क्या कहता है? क्लॉज G कहता है कि हमें हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट यानी फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है ना। और क्या है? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लेक्स, रिवर्स, है ना। इन सबको हमें क्या करना है? इन सबको हमें प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है। ओके, और कंपैशन शो करना है एक लिविंग क्रीचर्स की तरफ। समझ में आ गई बात? अगली है F, क्लॉज F क्या कहता है? कि हमें एक साइंटिफिक टेम्पर को यहाँ पे डेवलप करना होगा। ओके, ह्यूमैनिज्म को यहाँ पे डेवलप करना होगा, रिफॉर्म का जो स्पिरिट है उसको डेवलप करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पे क्लॉज F में बोला गया है कि साइंटिफिक टेम्पर। अब साइंटिफिक टेम्पर भी क्या है? थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, यानी कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। साइंटिफिक टेम्पर मतलब क्या? आप क्या चाहते हो? अगर बेस नॉर्मल स्कोप अपन बोलेंगे समझाने के पर्पज से, तो लॉजिकल माइंड, ठीक है, लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड जिसको हम कहते हैं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे साइंटिफिक टेम्पर को यूज़ किया गया है। इसकी जगह कोई और नॉर्मल इजी लैंग्वेज अगर इस्तेमाल होती तो कोई भी जो नॉर्मल पर्सन है वो भी समझ सकता था, लेमन जो है वो समझ सकता था, है ना। चलो अगला क्या है? HI, क्लॉज I क्या कहता है? क्लॉज I कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वॉयलेंस का त्याग करना, ठीक है। क्या बोलता है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ओके, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी और वॉयलेंस का त्याग करना। ये चीज़ जो है वो किसके अंदर है? क्लॉज I के अंदर दी हुई है, I क्लॉज के अंदर, है ना। I, उसके बाद क्या आएगा? J, दो और बच्चे हैं, 11 है इन टोटल, J एंड K, दो बच रहे हैं। J क्या है? क्लॉज J ये बोलता है कि हमें क्या करना है? एक्सीलेंस की तरफ लेकर के जाना है, एक्सीलेंस को इतना बढ़ाना है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी एक्सीलेंस को पहुंचे, अपना देश ग्रो करे, एक सब साथ में मिलकर कलेक्टिव एक्टिविटी करे, जिससे कि कांस्टेंट राइज बना रहे, ग्रोथ होती रहनी चाहिए, कंप्लीट अचीवमेंट जो है वो हम लेते रहने चाहिए, ठीक है। तो टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ठीक है, एक्सीलेंस की तरफ हमें क्या करना है? भागना है, और हर एक इंडिविजुअल को एक्सीलेंस लेनी है चीज़ों के अंदर, और कलेक्टिव एक्टिविटी को शो करना है, साथ में मिल करके काम करना है। लास्ट क्लॉज जो आता है वो है क्लॉज के क्लॉज के अंदर क्या आता है? के क्लॉज के अंदर ये वाला क्लॉज जो है मैं आप बताना चाहती हूँ कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जो है एक क्लॉज के आया है।
क्लॉज के अंदर ये बोला है कि एज 6 से लेकर के 14 ईयर्स के बच्चे जो है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन दें, एजुकेशन प्रोवाइड करें अपने बच्चों को। कौन सी एज के? 6 to 14। अब इससे पहले वाली एज का क्या? इससे पहले वाली एज का प्रोविज़न जो है वो फंडामेंटल राइट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ओके, उसका भी अपन उठाएंगे, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी आएंगे, उसका वीडियो भी मैं बनाऊंगी। तो 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चे जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चे जो कि इस एज गैप के बीच में आ रहे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो ये थी अपने पास क्या? क्लॉजेज। पहला क्लॉज क्या कहता है? नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग को हमें क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आइडियल इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि नोबल आइडियल्स यानी नेशनल स्ट्रगल से जो इंस्पायर्ड है, ठीक है, फ्रीडम में जो इंस्पायर्ड है, उनको चेरिश करना चाहिए। थर्ड क्लॉज क्या कहता है? ये बोलता है कि अपनी सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करें। फोर्थ क्या कहता है? फोर्थ ये कहता है कि जब भी हमारी कंट्री को हमारी ज़रूरत होगी डिफेंड करने के लिए तब हम उन्हें सर्व करेंगे। फिफ्थ क्या कहता है? हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करें। सिक्स्थ क्या कहता है? अपने रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखेंगे। सेवेंथ क्या कहता है? हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करेंगे और कंपैशन रखेंगे लिविंग क्रीचर्स की तरफ। 8 क्या कहता है कि हम क्या करेंगे? एक साइंटिफिक, मतलब क्या करना चाहिए? फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ठीक है, ये हो गया 8 हो गया। 9 क्या कहता है? 9 ये कहता है कि पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस को त्याग देना, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये आएगा अपना आर्टिकल जो क्लॉज 9 है वो। क्लॉज 10 क्या है? क्लॉज 10 है एक्सीलेंस की तरफ लेकर के जाना, है ना, ह्यूमैनिज्म को और कलेक्टिव एक्टिविटी को एक्सीलेंस की तरफ लेकर के जाना ताकि ग्रोथ बनी रहनी चाहिए कंट्री की। एंड लास्ट 11th क्लॉज है कि अपने बच्चे को, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने बच्चे जो कि 6 से 14 साल के बीच में हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ओके, तो ये थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अलावा यहाँ पे और क्या बात करी गई है? अगली चीज़ यहाँ पे फीचर्स। ओके, फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज़। फीचर्स क्या है? सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मैं राइट्स बोल रही थी, फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कुछ फीचर्स अगर अपन यहाँ पे देखें, 4 फीचर की बात करते हैं। पहला फीचर क्या है? इसमें कुछ ड्यूटीज़ मॉरल है और कुछ सिविक ड्यूटीज़ हैं। मॉरल ड्यूटीज़ यानी क्या? कि अपने आइडियल, नोबल आइडियल्स जो हैं उनको चेरिश करना, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करना, ये मॉरल ड्यूटीज़ हैं। लेकिन दूसरी तरफ नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इनको हमें प्रोटेक्ट करना, उनकी रिस्पेक्ट करना सिविक ड्यूटी है अपनी, करेक्ट। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर ये है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं अपने रिलीजन को लेकर के, उनकी प्रैक्टिसेस को लेकर के, माइथोलॉजी को लेकर के, तो वो भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। एक इंटीग्रल इंडियन वे ऑफ लाइफ जो है वो यहाँ बताया गया है। इंडियन वे ऑफ लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, एसेंस दिखाया गया है। थर्ड फीचर क्या है? थर्ड फीचर ये है कि यस, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट कुछ जो है उसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, सिटीजन्स को है, ठीक है, और उनमें से कुछ फॉरेनर्स को भी दिए गए हैं, ओके। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो किसकी है? सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स की है। एंड फोर्थ, लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट ये है कि ये ना ही जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल है एंड नॉन एनफोर्सिएबल है ना। इसको आप ज़बरदस्ती करवाया नहीं जा सकता, अगर इसके वॉलेट होने पे आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। ये क्या चीज़ें हैं? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के कुछ फीचर्स हैं। अगर इसके क्रिटिसिज्म को देखा जाए, फंडामेंटल ड्यूटी के अगर क्रिटिसिज्म को देखा जाए यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे भी कुछ 4-5 पॉइंट है, उनको देख लेते हैं, है ना, क्रिटिसिज्म को देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या आएगा? पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि राइट टू वोट हो गया, टैक्स हो गया, टैक्स पेमेंट हो गया, ठीक है, फैमिली प्लानिंग टाइप का कुछ सिस्टम हो गया, ऐसे इम्पॉर्टेंट मुद्दे, है ना, इम्पॉर्टेंट इश्यूज जो कि कवर होने चाहिए फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, वो यहाँ पे नहीं किए गए। दूसरा पॉइंट ये है, यहाँ पे इसको हम क्या करें, क्रिटिसाइज करें। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि काफ़ी सारे शब्द जो है वो क्या है, वेग है, यानी कि समझ नहीं आ रहे, कन्फ्यूजन है, एम्बिगुअस है, ठीक है, कन्फ्यूजन वहाँ पे होती है। जैसे कि कौन से मैंने आपको ऊपर बताया, जैसे कि नोबल आइडियल्स, मैंने बोला था, याद रखना, नोबल आइडियल्स है, साइंटिफिक टेम्पर है ना,
तो इनको अगर अपन देखें तो क्या है, ये कंपोजिट कल्चर, मैंने आपको बोला था कंपोजिट कल्चर जैसा शब्द है, ये सब क्या है, ये सब वेग है, एम्बिग्यूअस है, यानी कि कंफ्यूजन है इनके अंदर, समझ नहीं आ रहा है कि है क्या। अगर नॉर्मल सिंपल टर्म्स यूज की जाती तो लोग अच्छे से और समझ सकते थे इनको। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड ये है कि यहाँ पे यस मॉरल प्रिसेप्ट्स जो होते हैं, है ना, यानी कि जो ये क्या है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, जस्टिसिएबल भी होना चाहिए ताकि लोग इसको फॉलो करें, सिर्फ ऐसा ना समझे कि हमें क्या करना है फॉलो, एनफोर्सिएबल तो है नहीं, है ना, तो इसको क्या होना चाहिए, जस्टिसिएबल और एनफोर्सिएबल भी होना चाहिए, लेकिन है नहीं है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये बात क्या करी गई है कि जैसे फंडामेंटल ड्यूटी को जस्ट आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स रखना चाहिए था, यानी कि पार्ट 3 अगर अपना यहाँ पे फंडामेंटल राइट है तो पार्ट 4 जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए था, ठीक है। और पार्ट 4 क्या है एक्चुअल में, डीपीएसपी, है ना, और इसके बाद इसका कोई अलग पार्ट 5 में ऐसा कुछ नहीं बनाया गया है, क्या करा है, पार्ट 4A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटी को डाल दिया गया है। तो इससे ये मानते हैं कि जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी वैल्यू जो जितनी होनी चाहिए, जितना भाव होना चाहिए, जो उसको पार्ट, एक इंडिविजुअल पार्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिला, उसकी उतनी वैल्यू नहीं बनी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या है, क्रिटिसाइज की गई है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं इसकी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे एक तो यस लोग जो है जैसे फंडामेंटल ड्यूटी निकाली तो लोग क्या हो गए, कॉन्शियस भी हो गए, है ना, जिस टाइम निकाली गई थी, है ना, उस वक्त क्या हुआ, लोग कॉन्शियस भी हो गए कि चलो यार हमारी कुछ ड्यूटी बनती है, हमें कुछ करना चाहिए अपनी कंट्री को लेकर के, है ना। एक वार्निंग भी हो गई एंटी सोशल, मतलब कि जो देश के खिलाफ थे लोग, है ना, जो एक्टिविटी करते थे, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ करते थे, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते थे, तो वो भी थोड़े सतर्क हो गए कि नहीं, ये नहीं करना है। ओके, एक डिसिप्लिन, एक कमिटमेंट, अपने देश की तरफ कमिटमेंट जो है वो हमें यहाँ देखने को मिलना शुरू हो गया, है ना। एक लोगों का जो भाव है कि नहीं यार, हमारा देश और हमारे देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है हमें उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, तो ये चीज़ जो है फंडामेंटल ड्यूटी के आने से हो गई, है ना। और क्या हो गया, फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी मिल गई, है ना, कि नहीं, ड्यूटी इज इम्पॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये चीज़ क्या दिखाती है, ये इसकी सिग्निफिकेंस दिखाती है कि नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी है, इंपॉर्टेंट है, और ये चीज़ क्या हमें शो करती है। ओके, अब क्या है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट एक बार इसको देख ले अगर अपन, तो अपन ने ये क्या देखा कि फंडामेंटल ड्यूटी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे आई हुई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड की गई स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस की वजह से। अब जो क्लॉज के अपने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या बोला गया है कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आपके बच्चे जो 6 से 14 साल के बीच के हैं उनको क्या मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, है ना, बिल्कुल सही जवाब। तो ये अपनी होती है ड्यूटी यहाँ कंप्लीट। फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं, है ना, तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, इनको देखते रहनी है, पढ़ते रहनी है, इसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।